सादो ने जिस खोपड़ी को बुलाया था उसने अपना मुंह खोला और एक तीव्र प्रकाश उत्सर्जित करने लगी। क्रोध से चमकती आंखों से जियांग ने उसे देखना शुरू किया और गंभीर भाव से चमकती बिजली का प्रयोग किया, जिससे उसका शरीर बिजली में बदल गया। फिर जियांग ने पितृ वृक्ष को बुलाया और श्राप का निवारण उसी से करवाने का निश्चय किया। पितृ वृक्ष प्रकट हुआ और एक तीव्र ऊर्जा उत्सर्जित करने लगा जो पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। पितृ वृक्ष को देखते ही सादो की आंखें क्रोध से भर आईं। वह अपने दांत भींचने और ये देखकर भ्रमित होने से खुद को नहीं रोक सका कि उसकी सर्वोच्च तकनीक को जियांग ने आसानी से चकमा दे दिया था। कीड़ों को नियंत्रित करते हुए लिटिल नाइन ने कादो हाइड को पराजित कर दिया। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था और कीड़े उसे खा रहे थे। प्रसन्नता भरी निगाहों से उसने जियांग को बताया कि उसने कादो हाइड को पराजित कर दिया है। हमारा लड़का उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और पाताल लोक के देवता का भाला इस्तेमाल करने का फैसला किया और जाओ जिया को सादो की आत्मा को पकड़ने का आदेश दिया। छोटा जाओ जिया भाले में बदल गया और अपनी आंखों में बुराई की चमक के साथ सादो की ओर झपटा। जाओ जिया ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सादो ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और एक तरफ हटकर हमले को चकमा दे दिया। उसका ध्यान जियांग पर था और उसकी आंखें क्रोध और भ्रम से चमकने लगीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग उसकी वर्तमान स्थिति का सही पता लगा सकता है। वह स्तब्ध था क्योंकि उसकी छिपने की तकनीक दुनिया में सर्वोच्च स्तर की थी और कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। जियांग एक हाथ से भाले को नियंत्रित कर रहा था। उसने दूसरा हाथ बढ़ाया और उसमें से गड़गड़ाहट निकलने लगी। एक जानलेवा नज़र से उसने लिटिल नाइन को कीड़ों को छोड़ने का आदेश दिया। उसने आज्ञा मानी और कीड़ों का एक झुंड सादो की ओर बढ़ने लगा। योद्धाओं का एक समूह बैरियर के बाहर पहुंच गया। ये देखकर कि जियांग अभी तक बाहर नहीं आया है, कुछ लोगों को लगा कि वह मर गया है। उनके अनुसार वह मूर्ख और लोगों की बातों से अलग लग रहा था। कुछ लोगों को लगा कि जियांग मरा नहीं है क्योंकि उसके पास 9 मियाज़मा पंख थे और वह अभी भी इस स्थिति को बदल सकता था। प्रतिद्वंद्वी ने पहले से ही घात लगाने की तैयारी कर रखी थी, इसलिए ये कहना सुरक्षित था कि उन्होंने सभी कारकों को ध्यान में रखा था और पूरी तरह तैयार थे। गंभीर भाव से वूजी ने अवरोध का निरीक्षण करना शुरू किया और बताया कि अगर वे सभी अंदर भी आ गए तो भी विजयी होने की कोई गारंटी नहीं होगी, और जियांग के लिए तो और भी कम, जो 3 रूपों वाला एक योद्धा था। उनके अनुसार जियांग एक प्रतिभाशाली लेकिन बुद्धिहीन लड़का था और गुफाओं के युद्ध क्षेत्र में वह अनगिनत सैनिकों को मार सकता था, लेकिन अगर वह उनके साथ 3 विदेशी द्वीपों को चुनौती देने गया तो वह केवल एक बोझ होगा। वह उस क्षेत्र से दूर जाने लगा और यह स्पष्ट कर दिया कि यह कुछ हद तक निराशाजनक था कि भगवान जियांग वू ने जियांग जैसे किसी व्यक्ति पर अपनी आशाएं लगाई थीं। उसने सभी को अपने पीछे चलने का आदेश दिया क्योंकि यह लड़का इसके लायक नहीं था। योद्धाओं ने सिर हिलाया। डिंग चेनकियू ने अवरोध को देखना शुरू किया और उसे दुख हुआ कि वह जियांग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इससे पहले कि वे एक और कदम बढ़ा पाते, अवरोध टुकड़े टुकड़े हो गया। सभी ने मुड़कर देखा और उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, जिससे उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। विस्फोट से धुएं का एक पर्दा बन गया और दुष्ट आंखों वाला एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उन्हें घूरने लगा। यह महसूस करते ही उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह आभा 8 परिवर्तनों में से किसी एक जागृत व्यक्ति की थी। गंभीर भाव से वूजी ने अपनी तलवार निकाली और सभी को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। डिंग चेनकियू ने भी अपनी तलवार निकाली, जबकि दूसरी ओर क्रोधित निगाहों से नान गोंगेन ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही धुएं का पर्दा गायब हुआ, कैडो जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिखाई दिया और उसके सामने जियांग चेन खड़ा था। डिंग चेनकियू का ध्यान हमारे लड़के पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह स्तब्ध रह गया।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग ने अकेले ही सबको हरा दिया है। नान गोंगयेन की आंखें आश्चर्य और उलझन से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 1 मिनट पहले बैरियर के अंदर जब गड़गड़ाहट और कीड़े आ रहे थे, डर से मन भरते हुए कैडो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अपने हाथ आगे बढ़ाए और जियांग से एक पल रुकने को कहा। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और माफी मांगी। जियांग उसकी ओर बढ़ने लगा और मुस्कुराते हुए बताया कि यह एक पारंपरिक कौशल है। उसने स्पष्ट कर दिया कि अगर कैडो गंदा खेल खेल रहा है तो वह मर जाएगा, लेकिन अगर वह खुद को बचाना चाहता है तो आत्मसमर्पण और माफी मांगना ही काफी नहीं है। एक उलझन भरे भाव से कैडो ने पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। जियांग की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने एक स्क्रॉल निकाला और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ बताया कि यह वस्तु सोल कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल है। कैडो को उसका सेवक बनने के लिए उस पर हस्ताक्षर करने पड़े और इस तरह वह मृत्यु से बच सका। कैडो को संदेह होने लगा क्योंकि एक योद्धा को मारा तो जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। जबकि जियांग का शरीर धुंध से घिरा हुआ था, उसने मुस्कुराते हुए वादा किया। उसने सोचा कि अगर कैडो उसका सेवक बन जाए तो वह उसकी सीमाओं को तोड़कर 9 रूपांतरणों तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकता है। कैडो उलझन में था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके शून्य पत्थर को बुलाया। कैडो का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि महान जिया से जागृत लोगों के लिए जागृति की कुंजी दाव ही है। कैडो के सामने एक दरवाज़ा खुलने लगा और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कैडो ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, यह न जानते हुए कि क्या यही वह दरवाज़ा है जिससे योद्धा 9 रूपांतरणों के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जियांग उसके पास गया और गहरी नज़रों से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। क्षेत्र का दरवाज़ा बंद हो गया, जिससे कैडो की आंखें निराशा से भर गईं। एक जिज्ञासु निगाह से जियांग ने देखा कि कैडो शक्तिशाली बनने के लिए बेताब था। उसने पूछा कि क्या कैडो उसका विषय बनना चाहता है। बिना एक पल भी गंवाए कैडो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और जियांग चेन का विषय बनने की कसम खा ली। हमारे लड़के ने फिर से स्क्रॉल मंगवाया और विचार करने लगा। उसने स्क्रॉल खोला और अपनी उंगली से कैडो उस पर लिखने लगा। अगर उसने यह आत्मिक अनुबंध तोड़ा तो स्वर्गीय दाओ उसे अस्वीकार कर देंगे और एक ही विचार से जियांग तुरंत अपनी जान ले सकता था। कैडो के आत्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही स्क्रॉल बंद होने लगा। जियांग की आंखें उत्साह से चमकने लगीं, क्योंकि एक ही विचार से, चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो, वह कैडो को मार सकता था। इसलिए उसने उसे नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से कैडो ने अपनी मुट्ठी भींची और पूछा कि क्या जियांग सकुरा को ले जाने की योजना बना रहा है। वह कुत्ते या घोड़े की तरह उसकी सेवा करने को तैयार था, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान जोखिम में डालने को, चाहे इसके लिए उसके सहयोगियों का सामना ही क्यों न करना पड़े। एक उलझन भरे भाव के साथ जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खांसने लगा। मन ही मन वह बस यही चाहता था कि कैडो सकुरा के अंदर एक जासूस बने। शांत मन से सोचते हुए उसे याद आया कि सकुरा देश में ताकतवरों की प्रशंसा हमेशा से एक प्राचीन परंपरा रही है। शूरवीर के कौशल से बनी बाधा कांच की तरह टुकड़ों में बिखर गई और गायब होने लगी। एक जिज्ञासु निगाह से जियांग ने मुड़कर देखा और सोचने लगा कि क्या पाताल लोक के राक्षस को स्वर्गीय दाओ ने नष्ट कर दिया है। जाओ जिया, जो एक भरिंग में बदल गया था, ने बताया कि चूंकि वह 5 सेकंड में बाहर नहीं निकल पाया था, इसलिए उसने पाताल लोक के राक्षस को खा लिया था। जियांग को गुस्सा आने के बजाय यह एक अच्छी बात लगी। सादो ये देखकर सदमे में आ गया कि जाओ जिया ने पाताल लोक के राक्षस को खा लिया है। जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खांसते हुए सादो से सवाल न पूछने को कहा। जैसे जैसे बाधा धीरे धीरे गायब होती जा रही थी, सादो ने कहा कि अब चूंकि कलाकृति नष्ट हो गई है,
तो बाधा अपने आप ढह जाएगी। जियांग ने सादो को सकुरा के पास लौटने को कहा और उसे आदेश दिया कि वह सब कुछ व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से करे, क्योंकि वह भविष्य में उसे महान सेनापति की उपाधि देने वाला था। सादो ने सिर हिलाया। वू जियाई की आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। तभी उसने अपनी तलवार खींचनी शुरू कर दी। उसके लिए यह एक अप्रत्याशित परिणाम था। जियांग उसे घूरने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका आभामंडल बहुत शक्तिशाली था। धुएं का पर्दा हटते ही वू जियाई ने पूछा कि क्या वह जियांग है। गंभीर दृष्टि से जियांग ने सिर हिलाया। वू जियाई को एहसास हुआ कि हमारे लड़के के पीछे वाला आदमी सादो था, जो हत्यारों की सूची में सबसे पहले नंबर पर था। वह ये देखकर हैरान रह गया कि सादो जियांग के सामने घुटने टेककर पूछ रहा था कि क्या वह अचानक हमला करने की कोशिश कर रहा है। जियांग ने बताया कि सादो अब उसका अधीनस्थ था। जियांग उसकी ओर बढ़ने लगा और उससे पूछा कि वह कौन है। वू जियाई ने अपनी बाहें पार करके अपना परिचय फेंग युन वू जी के रूप में दिया, जो ग्रैंड जिया की 781वें संस्करण की प्रतिभाशाली सूची का नेता था। उसके साथ जो लोग थे वे पिछले संस्करणों में भी शीर्ष 3 में शामिल रहे थे। जियांग को उनके साथ 3 विदेशी द्वीपों के खिलाफ प्रतियोगिता में ग्रैंड जिया का प्रतिनिधित्व करने जाना था। नान गोंग्यान ने गुस्से से भरी निगाहों से डिंग चेनकू से पूछा कि क्या अजीबोगरीब लोग इसी तरह बात करते हैं। डिंग चेनकू की आंखें भ्रम से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग खतरे से बाहर है, और वू जियाई ने उसकी हर बात पर विश्वास कर लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और समझाया कि सवाल पूछना अवलोकन का एक रूप है। नान गोंग्यान के अनुसार ये सुनकर डिंग चेनकू का गुफाओं में इतने सालों तक जीवित रहना एक चमत्कार ही था। उसे गुस्सा आ गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे हर समय चुनौती क्यों देना चाहती थी। जियांग और वू जियाई एक दूसरे को गौर से देखने लगे और उनके शरीर से तीव्र ऊर्जा निकलने लगी। दूसरों के लिए यह असहज था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नान गोंग्यान ने उन्हें समझाया या नहीं। चेंगकू के लिए 9 मियाज़मा पंख उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और वू जियाई की ताकत की तारीफ की, क्योंकि उसकी तलवार ने उस पर अच्छा प्रभाव डाला था। गंभीर नजरों से वू जियाई ने स्पष्ट कर दिया कि वह 6 रूपांतरणों वाला योद्धा है और जियांग केवल 3, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि अगर वह जियांग के खिलाफ विद्रोह, उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि देवता जियांग वू उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित कर रहे थे। उसने बताया कि 3 विदेशी द्वीपों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में ये संभव है कि जियांग अपने 9 मियाज़मा पंखों का उपयोग न कर पाए, इसलिए उसने उसे सावधान रहने के लिए कहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसने अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर मारी और स्पष्ट कर दिया कि समय आने पर वह जियांग की हर संभव तरीके से रक्षा करेगा, क्योंकि यह उसका देवता जियांग वू से किया हुआ वादा था। चेंगकू उनके पास गया और बताया कि रात होने वाली है। उसने शहर के मुख्य अड्डे पर लौटने की सलाह दी, क्योंकि वहां उनके पास बात करने के लिए पर्याप्त समय होगा। जियांग सातो की ओर मुड़ा और शांत दृष्टि से उसे सकुरा के पास लौटने और योजना के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा। सातो ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसके सामने सिर झुकाया। जियांग और बाकी लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया और वहां से जाने लगे। राहत भरी नजरों से सातो ने एक गहरी सांस ली। उसके अनुसार वू जियाई ये सोचकर नासमझ था कि जियांग केवल 9 मियाज़मा पंखों के कारण ही शक्तिशाली है। जियांग चलने लगा। वू जियाई 29 वर्ष का था और 6 रूपांतरणों के चरम पर था। जियांग को नहीं पता था कि कीट तंत्र के बिना वह ये लड़ाई जीत पाता या नहीं। अगर महान तियानमेन टूर्नामेंट में कोई ऐसा खंड होता जो कीड़ों के बिना और केवल उसकी अपनी शक्ति के साथ सभी चरम शक्तियों को सीमित करता, तो उसे नहीं पता था कि उसके पास कोई मौका होगा या नहीं। वह अपनी चेतना के सागर में प्रकट हुआ और जाओ चान को ध्यान से देखने लगा। अभी भी 2 महीने से ज्यादा समय बाकी था। उसे अपने कौशल को पहले स्तर से तीसरे
स्तर तक बढ़ाना था और उसे याद आया कि पैतृक वृक्ष ने एक और फल दिया था। पिछली बार उस फल ने उसे दिव्यता प्राप्त करने और अपने कौशल को सक्रिय करने की अनुमति दी थी, जिससे 10 रूपांतरणों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। जाओ चान एक इंसान में बदल गया और जियांग की ओर उतरने लगा। हमारे लड़के की आंखें जिज्ञासा से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार यह फल उसे क्या हुनर देगा। जियांग ने फल उठाया और उसे गौर से देखने लगा। उसे याद आया कि पिछली बार यह फल क्यू जियांग के युद्ध क्षेत्र में जाओ जियाई द्वारा एकत्रित की गई बिखरी हुई आत्माओं की वजह से पका था। वह ये देखकर हैरान रह गया कि इस बार यह सीधे पक गया था। जाओ चान की आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं, और उसने बताया कि जब जियांग ने सातो को अपना विषय बनाया था, तो पैतृक वृक्ष ने युद्ध क्षेत्र में बिखरी हुई सभी आत्माओं को अपने में समाहित कर लिया था, जिससे फल पक गया था। जियांग ये देखकर हैरान रह गया कि पेड़ खुद ही आत्माएं एकत्रित कर सकता है। जाओ चान ने जियांग को पीछे से गले लगाया। हमारे लड़के ने अपनी आंखें बंद की और फल को सक्रिय कर दिया, जिससे वह चमकने लगा। सिस्टम ने बताया कि उसने कार्यात्मक फल को अनलॉक कर लिया है और उसे स्टील फेथ सील नामक एक विशेष वस्तु प्राप्त हो गई है। सक्रियता के लिए इसकी आवश्यकता थी, इसके देवता को नष्ट करना, इसकी रीढ़ तोड़ना और इसकी सभ्यता को नष्ट करना। इस मुहर का उपयोग किसी जाति या जीवों के किसी विशिष्ट वर्ग पर किया जा सकता था और उनकी आत्मा की उत्पत्ति में विश्वास की एक ज्वलंत छाप उकेरने की अनुमति थी, जिससे इस मुहर को धारण करने वाले के प्रति अटूट भक्ति उत्पन्न होती थी। चाहे स्तर कुछ भी हो, पुनर्जन्म का चक्र कुछ भी हो, पुनर्जन्म हो या प्रजनन, विश्वास की छाप हमेशा बनी रहती थी। यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।